नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 में संपन्न हुए 23 दिसंबर 2018 को द्वितीय पाली प्रश्न पत्र के रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से विषम चयन करना है कि इसमें से कौन सा विषम है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो मित्रों आप ध्यान दीजिएगा कि लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से देखिएगा कि आपका लोहा, तांबा और एल्युमिनियम यह आपकी धातुएं हैं, जबकि इस्पात जो है यह आपका एक मिश्र धातु है। ठीक है, यह आपका मिश्र धातु है, इसलिए भिन्न है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। हमसे यही पूछ रहा है। तो आप देखिएगा कि इस चित्र को आप 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद यह इस तरीके का बन गया। तो जब इस चित्र को हम 90 डिग्री घुमाएंगे मित्रों, तो देखिएगा ये वाला जो ऐसे साइन है, ये साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन इधर आ जाएगा और यह वाला जो साइन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक, यानी हमारा चित्र कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये जो सर्किल ऐसे लंबे में है, ये सर्किल ऐसे बन जाएगा। तो देखिएगा आपका ऑप्शन डी सही तरीके से मैच कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन करना है कि इसमें से कौन सा विषम है। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, इसमें से जो ऑप्शन ए है टोनी ब्लेयर, ठीक, ये आपका ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बाकी सभी तीनों ऑप्शन ये आपके वैज्ञानिक हैं। ठीक है, न्यूटन, पास्कल और जेम्स प्रेस्कॉट जूल ये आपके वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, उस शब्द का चयन करना है जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। हमसे पूछ रहा है मित्रों इसमें से। तो आप ध्यान से देखिएगा, बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना और कालीकट। ठीक, इसमें से आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपकी चेन्नई है, इसमें चेन्नई है आपकी तमिलनाडु की। ठीक, राजधानी हो गई। और बाकी सब आपके कोई जिला है। ठीक है, बाकी सब जिले हैं या अदर, यह जिले हैं। ठीक है, बाकी सब आपके जिले हैं। तो इसलिए आपका जो चेन्नई है ये इस ऑप्शन में सबसे भिन्न है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं, 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो उन छात्रों की संख्या की पहचान करना है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, हमसे कह रहा है कि इसमें से 17 ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। और हमसे कह रहा है आपका प्रश्न में कि 19 लोग हैं जो कि आपके फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, 3 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों खेलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 14 लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं और 19 में से 3 गया 16 लोग ऐसे हैं जो कि आपके केवल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, देखिएगा ये ऐसे लिखा जाता है, 19 फुटबॉल खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट कितना खेलते हैं? तो 3 लोग ऐसे थे जो दोनों खेलते हैं, तो तीनों को निकाल दीजिए। तो केवल क्रिकेट आपका 17 में से 3 गया मित्रों, आ गया 14। तो 14 आपका केवल क्रिकेट खेलते हैं, 19 में से 3 गया आपका आ गया 16। तो 16 केवल आपके फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। तो आप इनको ऐड कर दीजिए। तो 16, 14, 30 और 3 33। ठीक, 33 लोग आपके ऐसे हैं जो कि क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे कितने लोग थे? 40 सहपाठी थे मित्रों, 40 थे। 40 में से 33 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट फुटबॉल या क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो नहीं खेलते? तो 7 लोग ऐसे हैं जो कि नहीं खेलते। 40 में से हमने 33 को घटा दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं और 17 छात्र आपके हिंदी बोल सकते हैं और 13 छात्र ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं और 5 छात्र मित्रों ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं। इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं,
6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मराठी हो गए हमारे 15, ठीक है, हिंदी हो गए मित्रों हमारे 17, ठीक, और इंग्लिश हो गए, अंग्रेजी हो गए हमारे 13, ठीक है, 13 लोग हो गए हमारे अंग्रेजी वाले। चलिए, कह रहा है कि 5 छात्र ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी और मराठी तो दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं, अर्थात 2 छात्र हमारे ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी, मराठी और हिंदी तीनों बोल सकते हैं। ठीक है, 2 छात्र ऐसे हैं। तो अगर मित्रों कुल 5 छात्र थे, तो यानी कि 3 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी और मराठी बोलने वालों की संख्या हो गई 3। हमसे कह रहा है कि 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 6 छात्र ये हो गए, 6 3 9 और 2 11, 11 और टोटल कितने थे 13, अर्थात 2 छात्र ऐसे आए, 13 में से 11 गया 2, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। 6 धन 3 धन 2, 6 3 9 तो 11, तो 13 में से जब हमने 11 घटा दिया तो आ गया 2। 2 छात्र यही 2 ऐसे हैं जो कि आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो 7 ऐसे छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो 7 ये हो गए, 2 ये वाले हो गए, 7 2 9 और 2 ये हो गए। ठीक, 11, 11 छात्र ऐसे हैं जो कि आपके ये हो गया, तो 17 में से 11 फिर घटा दीजिए, तो 17 में से 11 घटा मित्रों आ गया आपका 6। ठीक, 6 छात्र ऐसे हो गए जो कि मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक, क्योंकि 17 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, ऐसा हमसे कह रहा है। तो यह जरूर, और केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या 7 है, ऐसा हमसे प्रश्न में कहा गया है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ पे 15 छात्र मराठी बोल रहे हैं, तो इसको जोड़ लीजिए, जितने उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, तो 6 2 8 और 3 11, 11 ये हो गए मित्रों। तो 15 में से 11 गया, आपका आ गया 4। 4 छात्र ऐसे हैं जो केवल मराठी बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है और 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 30 के पास मोबाइल है और 20 के पास टैब है। ठीक, टैबलेट है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट भी है। ठीक है, यानी जो कॉमन वाले हैं वो कितने हैं, 15। तो 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन भी है, साथ ही साथ टैबलेट भी है, और 15 छात्रों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक, तो न ही 15 छात्रों के पास न मोबाइल फोन है न ही टैबलेट है, तो यात्रा करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा मित्रों, अगर 30 छात्र थे जिनके पास मोबाइल है, तो 15 ऐसे हैं जो कॉमन है, तो 30 में से 15 क्या आ गया 15। 15 ऐसे हैं जो जिनके पास केवल मोबाइल है। 20 छात्रों के पास टैब है, जिसमें से 15 उभयनिष्ठ हैं, तो 20 में से 15 गया, आ गया 5। 5 छात्र ऐसे हैं जिनके पास केवल टैब है। तो आप देख लीजिए कि मोबाइल, टैब या दोनों कितने लोगों के पास है। तो हो गया मित्रों आपका 15 प्लस 15 प्लस 5, ठीक, तो हो गए 35। 35 लोग ये हो गए, प्लस कह रहा है कि 15 छात्रों के पास कुछ भी नहीं है। हमसे कह रहा है कि 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो यानी टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं मित्रों, 50। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, ये वाला जो चतुर्भुज होता है, ठीक, जो चतुर्भुज होता है, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये तो हो गए त्रिभुज। इसके बाद में देखिएगा मित्रों, ये वाला हो गया इधर से 5, इधर का विपरीत हो गया 6। ठीक, अब इधर से देखिएगा, इस साइड से नीचे साइड में ले लिए 7, और यही सेम ऊपर साइड में ले लिए 8। 8 तो ये हो गए, एक 9 और एक 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए पेपर को सेट करना है। पेपर की सीट है जिसके सामने की संख्या चिन्हित की गई है और पीछे की तरफ कुछ भी नहीं लिखा गया है। इस प्रकार इसको फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्यूब है, तो क्यूब में जो 4 है, 4 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 2 है और 1 का विपरीत 5 है। ठीक,
कभी भी विपरीत अक्षर आपके सतह के बगल में नहीं होंगे। ठीक, जैसे कि 5 के बगल में कभी 1 नहीं हो सकता, 4 के बगल में कभी 6 नहीं हो सकता, 3 के बगल में कभी 2 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सबसे सटीक आकृति बनेगी। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा सबसे सटीक आकृति बनेगी। ठीक, तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं 4 3 1। ठीक है, 4 3 1 को जब आप रखेंगे, 4 को आप सामने की तरफ रखेंगे। ठीक है, 4 को आप सामने की तरफ जब रखेंगे, ठीक, फिर 3 को उसके राइट साइड में रखेंगे, तो ये 4 हो गया, 3 हो गया, तो इस तरीके से हो गया ये 6, ये 2। ठीक है, और अब बचा 5 और 1। ठीक, तो इसके ऊपर अगर आप 1 रख लेते हैं और नीचे 5 रख लेते हैं, ठीक है, नीचे 5 रख लेते हैं, तो आप देखिएगा क्या यह बनेगा। लेकिन सॉरी, ऐसा तो हमारे चित्र में नहीं है, सॉरी ऐसा चित्र में नहीं है। हमसे कह रहा है कि यही जो दिया गया है इसी को पूरा फोल्ड करना है। ठीक है, इसी को फोल्ड करना है। तो आप देखिए जब 4 को सामने रखेंगे, 4 को सामने रखेंगे और 1 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो 1 को ऊपर रखेंगे तो 3 आपका लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी में जब आप 3 को सामने रखेंगे, ठीक है, 3 को सामने रखेंगे, तो 3 को जब इधर सामने रखेंगे तो 6 आपके राइट में चला जाएगा, 6 आपके राइट में चला जाएगा, 4 छुप जाएगा, 4 छुप गया सर। फिर 1 आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है, 1 नीचे चला जाएगा, और 3 का विपरीत है 2, और 2 1 का अगर 1 नीचे जाएगा तो उसके ऊपर 5 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है यह एकदम करेक्ट है। ठीक है, और ऐसे पे भी आप देख सकते हैं, एक हम यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करते हैं समझने के लिए कि जो हमारा बी है उसकी बी की आकृति कैसी होगी। ठीक है, तो देखिएगा बी की जो आकृति होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, देखिएगा 3 है, 3 के राइट साइड में 6 है, और आपका जो 1 है, जो आपका सॉरी यहाँ पे 5 ऊपर रहेगा 1 नीचे। ठीक है, यही तो है। देखिएगा 3 है, 3 सामने हो गया, 6 राइट साइड में आ गया, 5 आपका ऊपर है, 1 नीचे है, 1 छुप जाएगा। और यही आपका कह रहा है 4 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 2 है, और 5 का विपरीत 1 है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सबसे सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कहता है कि वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है कि फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता है। 180 डिग्री का अर्थ हुआ कि वह ठीक सीधा, जैसे कि देखिएगा यह इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री का मतलब हुआ यही, अर्थात वो जिस दिशा में जा रहा है ठीक उसी के विपरीत दिशा में जाने लगेगा। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, उसके विपरीत दिशा में जाएगा, और वह 10 किलोमीटर चलता है, यानी 5 गया था, 5 और जाएगा। ठीक है, 5 और जाएगा, तो यानी ये 10 किलोमीटर आ गया, यहाँ से 10 किलोमीटर आया है यहाँ तक। ठीक, चलिए और आगे क्या कह रहा है। फिर कहता है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर चलता है। 10 किलोमीटर ये मित्रों फिर चला आया। ठीक है, बाएं मुड़ के अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो हमको दिख रहा है यही दूरी है, और ये दूरी यहाँ पे कितना दी गई है, 5 किलोमीटर दी गई है, तो यानी कि वो अपने प्रारंभिक से कितना है, 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, हमसे कह रहा है दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, फिर कहता है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, ठीक है, उसकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से, यहाँ इसका घर था, वो निकलती है, पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, चली गई। इसके बाद में 5 किलोमीटर आपका बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जाती है, तो बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर आ गई। ठीक है, वो अपने स्कूल पहुंच गई। तो ये कह रहे हैं कि दोनों अपने स्कूल पहुंच गए हैं, तो दोनों के स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो दोनों के बीच के स्कूल की न्यूनतम दूरी यही होगी, यही रेखा होगी जो हमने खींची है अभी। ठीक, तो देखिएगा मित्रों, ये आपका 90 डिग्री है
पाइथागोरस बनेगा, 12 का आधार है, 5 का लंब है, तो ये 13 का ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है फिर से देख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर 25 धन 144 बराबर 169। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 169, 169 का अंडर रूट 13 आएगा। ठीक, तो यही था 13 का ट्रिपलेट। 13 यहाँ से यहाँ तक और फिर 13 यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना हो गया 26 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। तो देखिए, जब मॉर्निंग में आप सूरज की तरफ जाएंगे तो मॉर्निंग में आप देखेंगे कि सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है तो आपकी परछाई सदैव आपके पीछे बनेगी। ठीक, अर्थात शेखर आप पूरब दिशा में जा रहा है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। चलिए फिर कह रहा है कि वो अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। वो अपने कार्यालय आ गया। ठीक है, अब शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है, फिर सूरज की दिशा में इसी प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। अर्थात अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। वह 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 9 किलोमीटर चला, फिर 9 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और अपने जिम के लिए चला जाता है। ठीक, कितना 4 किलोमीटर। 9 किलोमीटर इधर गया, फिर अपने जिम के लिए 4 किलोमीटर चला गया। यहाँ पे उसका जिम है। ठीक, वो अपने जिम पे पहुंच गया। अब कह रहा है कि उसके जिम और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, आपसे यही वाला मित्रों पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो यह कितना है 3 है, तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। कैसे, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 का कितना हो जाएगा मित्रों 5 हो जाएगा। ठीक, तो ट्रिपलेट 5 बन गया। तो यही इसकी जो दूरी आई, ये 5 किलोमीटर आपका सबसे न्यूनतम दूरी आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए हमको 6 क्यूब है, तो 6 हमें सतह चाहिए। ठीक है, 6 सतह में आप देखिएगा मित्रों, तो आपका बी वाला तो है नहीं, ए सी डी है। ठीक है, ए सी डी है, लेकिन आप देखिएगा ऑप्शन सी को ध्यान से देखिएगा, जो इसमें सबसे सटीक है, क्योंकि उचित पूछ रहा है ना, एक उचित क्यूब में परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये चारों हैं जो आपके 1 2 3 4, जब इनको आप आपस में फोल्ड करेंगे तो इससे एक बॉक्स बन जाएगा। ऊपरी सतह पे 5 और 6 आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर बनेगा वो आपका यही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि षटभुज को 90 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है, ठीक है, पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, और त्रिभुज की जल छवि, ठीक है, त्रिभुज की जल छवि वाटर इमेज ली जाती है, तो नया चित्र कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो वामावर्त है मित्रों, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और ये दक्षिणावर्त आपका क्लॉकवाइज है। ठीक, ये आपका क्लॉकवाइज है। चलिए अब समझते हैं। हमसे कह रहा है कि जो षटभुज है ये वाला, इसको कैसे घुमाना है 90 डिग्री, किधर घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मित्रों, तो ये जो त्रिभुज वाला हिस्सा कोना ऊपर है, तो ये घूम के इधर की तरफ आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, अर्थात ये वाली जो सतह है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो आप देखिएगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से ही सिर्फ आपकी ऊपरी सतह आ रही है। ठीक, तो दो तो कट गए हमारे ए और सी। चलिए अब बी और डी में और समझेंगे क्या कह रहा है। पंचभुज को 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। अगर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 270 डिग्री, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से घुमाएंगे मित्रों, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला है ट्रेंगल, ये ट्रेंगल आपका घूम के इस दिशा में आ जाएगा। ठीक, इस दिशा में आ जाएगा। तो इस दिशा में देखिएगा आपके ऑप्शन बी यहाँ पे है ना, ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। ठीक, दोनों में है। चलिए दूसरा देखते हैं। ट्रेंगल को कह रहा है कि इसकी जल छवि ली जाएगी, वाटर इमेज लिया जाएगा। ठीक, तो वाटर इमेज सदैव मित्रों नीचे बनता है। ठीक है, वाटर इमेज नीचे बनेगा, तो वाटर इमेज इसका कैसे बनेगा, वाटर इमेज इसका ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो देखिएगा कौन सा है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट। एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ लाभ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से इससे निकाला जा सकता है? देखिएगा मित्रों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको समझना है। क्या समझना है? कि हमारा प्रश्न कथन कह क्या रहा है, ठीक है। आपको स्वयं से, स्वयं की लाइफ से कुछ नहीं जोड़ना है। सबसे पहला प्रयास आपका होगा कि जो भी बातें कथन में कही गई हैं, कथन से रिलेटेड हैं, उन्हीं पे आपको विचार करना है, ठीक है। कह रही है कंपनी कि अगले वर्ष में उसकी बिक्री को 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उसने, और इस लक्ष्य से उसको क्या क्या होगा ये उसने अपनी बात कही है, ठीक है। तो देखिएगा इससे क्या होगा, ठीक है। अगर वो अपने लक्ष्य को 20% बढ़ा रहा है तो कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। देखिए ऐसा आपके कथन में कहीं भी नहीं कहा गया है, ठीक। तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा देखिए, कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। देखिए कहीं पे भी घाटे की बात नहीं कही गई है, मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। कंपनी को अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही ऑप्शन आपका सी सही है। क्योंकि इसने कहा है कि इसको जो उम्मीद है वो क्या है, किसकी उम्मीद है? अधिक लाभ कमाने की, लाभ मार्जिन की, और अधिक होने की उम्मीद है, यानी अधिक लाभ कमाने की उसे उम्मीद है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। एक रिटेल स्टोर वेफर्स में एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य 20% छूट दे रहा है, ठीक है। बिक्री अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 100 रुपए का है तो अभी 20% छूट देके 80 रुपए का है, ठीक। 80 रुपए का बिक रहा है। कह रहा है कि अभी आगे चल के कुछ समय के बाद इस छूट को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर से बिक्री रेट आपका 100 रुपए हो जाएगा। तो ऊपर दी गई जानकारी से दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मूल्य की बात की गई है, पैकेट से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। अंकित मूल्य की बात की गई है और छूट खत्म करने की बात की गई है। तो यहाँ पैकेट के आकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। सेल खत्म हो जाने के बाद स्टोर स्टॉक में वेफर्स के बड़े पैकेट को रखना बंद कर देगा, इसकी भी कहीं बात नहीं की गई है, कहीं जिक्र नहीं हुआ है। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाएगी। सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि की जाएगी। तो गौर से समझिएगा मित्रों कि जब 100 रुपए था, जब 100 रुपए था तब आपको 20% की छूट दी गई। तो 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद आपका जो विक्रय मूल्य हुआ वो हो गया 80 रुपए। अब जब आप फिर 100 रुपए में बेचेंगे, फिर 100 रुपए में बेचेंगे मित्रों, तो 100 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए अधिक बेचेंगे? 80 से 20 रुपए, ठीक है। कहां से? अब जो नया कास्ट प्राइस हमारा बना वो कास्ट प्राइस 100 रुपए नहीं है, अब नया कास्ट प्राइस हो गया 80 रुपए, ठीक, गुड़े 100। तो 20 चौक 80, 25% की वृद्धि होगी दाम में, ठीक। क्योंकि हमें पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा? 100 रुपए का। क्रय मूल्य कितने का है? 80 का, ठीक। तो हमारा कितना आया इसमें से? 20। तो 20 रुपए का हुआ, प्लस क्रय मूल्य कितना है? 80 से 80 बटे 100 गुड़े 100, 25%, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट, टैक्स हॉलिडे प्रदान करती है।
स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी काल दर को कम कर देंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी काल दर कम कर देंगे। इस जानकारी में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? चलिए देखते हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। क्या यह बात कहीं पर भी है? नहीं है। ठीक, इस बात का हमारे कथन में कोई भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन सी देखिएगा, सरकार चीनी हैंडसेट पर आयात प्रतिबंध लगाएगी और मोबाइल ऑपरेटरों के हैंडसेट बनाने पर भी बल दिया जाएगा। क्या इस बात का कहीं पे भी कथन में जिक्र है? नहीं है। मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन लेंगे। इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण, यानी कि लाभ दी जा रही है, टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है। ठीक है, मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिएगा, यहाँ पे बात कथन से जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है, कथन के सेम बात को, सेम चीजों को निष्कर्ष में नहीं निकाला जा रहा है। देखिएगा, बात को समझिएगा कि जो कथन कह रहा है वह क्या सही सीधी सीधी सेम टू सेम बातें निष्कर्ष में है? नहीं, निष्कर्ष में उम्मीद की बात की जा रही है। ठीक है, निष्कर्ष में उम्मीद की बात की जा रही है, संभावनाओं की बात की जा रही है। लेकिन आधार आपका कथन है, तो यहाँ पे वो जब काल दर को कम करेंगे तो बेशक काल दर को कम करने के बाद लोग काल का ज्यादा उपयोग करेंगे। लाभ उपभोक्ताओं को जो लाभ मिलेगा, इसका छूट की वजह से उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन में कौन सा पूर्वानुमान निहित है? ठीक है, देखिएगा, पूर्वानुमान जो होता है, पूर्वानुमान आपका 100% सत्य नहीं होता। पहली चीज को समझिएगा, कथन से यह 100% सत्य नहीं है। दूसरी बात, ये संभावना इसकी 100% की होती है। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि पूर्वानुमान को हम अपने व्यक्तिगत जीवन से नहीं लेंगे। पूर्वानुमान को सदैव जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वहां पे हम इसको 100% संभावित सही मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन से हम समझेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, वहां पे जो सबसे सटीक संभावना हमको लगेगी वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, देखिएगा, विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर हैं। क्या भारत न्यूजीलैंड का मैच होगा? 30 रन चाहिए 2 ओवरों में। इसके लिए क्या विराट का भारत भाग्यशाली शुभंकर होना 2 ओवरों में 30 रन बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो ये आपका कथन गलत हो गया, सॉरी, ये पूर्वानुमान गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, विराट एक मजबूत बल्लेबाज हैं और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक, अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पे जो पूर्वानुमान की बात हुई, तो पूर्वानुमान में कथन में तो कहीं पे विराट के बारे में नहीं कहा गया है। बस ये कहा गया है कि विराट के क्रीज पर होने पर क्या संभावित है, ऐसी हमको बात कही गई है। ठीक, तो हमने विराट के बारे में जो पूर्वानुमान लगाया वो कैसे लगाया? क्योंकि विराट एक ऑथेंटिक है। विराट के बारे में जो जानकारी है वो आपका एक ऑथेंटिक जानकारी है और सही जानकारी है। तो हम सही जानकारी के आधार पर हम इसका पूर्वानुमान लगाते हैं। तो विराट एक मजबूत बल्लेबाज है, भारत का कैप्टन रह चुके हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आपके प्लेयर हो गए हैं। तो ऐसे में एक मजबूत बल्लेबाज हैं, ये बात हमको पता है। ठीक है, उनसे दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम इनका जब पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो यह पाते हैं कि यह सही है। अर्थात ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। अंपायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अंपायर का प्लेयर से कोई भी संबंध नहीं होगा, तो इसमें कोई पूर्वानुमान नहीं होगा। गेंदबाज विराट को कमजोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह कप्तान है,
देखिए ऐसा भी खेल की भावना में नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। ठीक, तो इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? तो देखिएगा, हम जानते हैं कि हमारी रेलवे तीन तरीके की कोच प्रोवाइड कराती है, जिसमें एक जनरल कोच होता है, एक स्लीपर है, फिर एसी है। एसी में भी तीन है, आपका थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी। ठीक है, तो हमें पता है, हमने एक हमारे सामान्य सोशल जानकारी है, गवर्नमेंट की प्लानिंग के आधार पे हम जानते हैं कि रेलवे में जो एसी का डिब्बा है वो हमारा ज्यादा आरामदायक होता है, इसीलिए उसके टिकट भी महंगे होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम समझते हैं कि यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। बिल्कुल नहीं, अगर समान आराम प्रदान करती तो फिर जनरल, स्लीपर और एसी बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? तब तो सब में एक ही बोगी होती, जैसे आपका पैसेंजर में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आराम की स्थितियां अलग अलग हैं, तो पहला तो गलत हो गया। रेलगाड़ी से यात्रा सड़क से यात्रा से बेहतर है। देखिएगा, यहाँ पे इस बात का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, हम कथन को भी ध्यान रखेंगे कि सड़क यात्रा और रेल यात्रा के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, इसका हम कंपेयर नहीं कराएंगे। तीसरा देखिएगा, एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी यानी स्लीपर के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, एसी श्रेणी के डिब्बे की टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती होती है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्र रेलगाड़ी की बात की गई है, कहीं पर सड़क या एरोप्लेन की बात नहीं की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। तो इसमें कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। नहीं है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि महेश को वेतन वृद्धि कब मिली है? जब उसने अपने विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक, तो यहाँ पे उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता है, सही है। तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन करना होता है। बिल्कुल यही बात हमारे कथन में कहा गया है, तो ये भी सही है। महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, ये गलत है। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि उसने अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया, उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि और लोगों ने प्रदर्शन ही नहीं किया। ठीक, और लोगों ने कोई परफॉर्म ही नहीं किया, यह कहना गलत होगा। यहाँ पे जो आपका सबसे, इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों की वेतन वृद्धि कम थी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि महेश ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो इसकी जो वेतन वृद्धि हुई सबसे ज्यादा हुई, बाकी लोगों की महेश की अपेक्षा में कम हुई। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये आपका पूर्वानुमान में निहित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। हमसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कथन को, कि अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। ठीक, इसमें कौन सा पूर्वानुमान निहित है, हमसे यही पूछ रहा है। तो 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। ठीक, फिर कह रहा है कि 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है,
लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है। लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती हैं। तो देखिएगा मित्रों, ऑप्शन डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, कैसे, फिर से देखिएगा। 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी शिक्षा पूरी कर लिया और नौकरी में सेट हो गया तो व्यक्ति परिपक्व हो गया शिक्षा पूरी करते ही, और वित्तीय रूप से स्थिर हो गया नौकरी में सेट होते ही। ठीक, तो 25 वर्ष की उम्र में, यानी कि कथन के अनुसार जो आपका ऑप्शन ए है यह एकदम करेक्ट पूर्वानुमान है। ठीक, बाकी आपके गलत पूर्वानुमान है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी की शादी ही ना हो, यह भी जरूरी नहीं है कि अशिक्षित या बेरोजगार लोगों की शादी होती ही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी प्रकार से कीबोर्ड किससे संबंधित है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो माउस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर को करने के लिए माउस को क्लिक करते हैं राइट लेफ्ट, और कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं। ठीक, कीबोर्ड पे हमें टाइपिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में प्लेन को किसी रूप में लिखा जाता है तो ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, PLANE, इनकी कोडिंग कर दीजिए। ठीक है, कोडिंग कर दीजिए। कोडिंग करते ही हमें चीजें दिखने लगती हैं और आसान हो जाती हैं। तो आप देखिएगा मित्रों ध्यान से, तो ये +2 है, 16 धन 2 18, ये देखिएगा -2 है। एक मिनट मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये आपका आई नहीं है, जे है। ठीक है, आई नहीं है, ये जे है। ठीक, ये जे है, तो यहाँ पे 10 है। ठीक, तो ये -2 है। फिर देखिएगा आपका ये +2 है सर। 14 में से 2 गए, 12 आ गया -2, फिर 5 और धन 2 7। ठीक, ये +2 के हिसाब से हो गया। अब हमें ट्रेन का निकालना है। ठीक है, TRAIN, ट्रेन, इसकी कोडिंग कर दीजिए। कोडिंग करने के बाद मित्रों पहले +2 जोड़िए तो 20 और 2 22 हो गया। फिर इसके बाद में 2 घटा दीजिए 16, 2 जोड़ दीजिए 3, 2 घटा दीजिए 7 और 2 जोड़ दीजिए 16। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका नंबरिंग कर दीजिए, तो ये नंबरिंग करते ही आपको मिल गया। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सही तरीके से, तो आप देखिए ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित कोड भाषा में यदि बिल्डिंग को इस रूप में लिखा जाता है तो देखिए ये इसका कोडिंग है। ठीक है, ये इसकी कोडिंग है। बी का 2 है, यू का 21 है, आई का 9 है, एल का 12 है, डी का 4 है, आई का 9 है, एन का 14 है और जी का 7 है, इसकी कोडिंग है। तो आपका स्काई स्कैपर का पूछ रहा है तो इसका भी आप कोडिंग देख लीजिए। एस का 19 है, के का 11 है, वाई का 25 है और एस का 19 है, सी का 3 है, आर का 18 है। ठीक है, और ए का 1 है, पी का 16 है, ई का 5 है और आर का 18 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि ए बी का पति है। ठीक है, ए जो है वो आपके बी का पति है, यही आपसे कह रहा है, ए बी का पति है। ठीक, पति पत्नी हो गई है, पति पत्नी को हम डबल से दर्शाते हैं, भाई बहन को सिंगल से। सी बी का भाई है। ठीक है, हमसे कह रहा है जो सी है वो आपके बी का भाई है, सी जो है वो आपके बी का भाई है, सी भाई है किसका, बी का। ठीक है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि डी जो है वो आपके बी का पिता है, जो डी है वो आपके बी का पिता है। देखिए यहाँ पे हम जो मेल है उसको ट्रायंगल से दर्शाएंगे, फीमेल को सर्किल से दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है जो ई है वो आपके बी का बेटा है, ई जो है वो आपके बी का बेटा है। एफ ए की बेटी है, एफ जो है वो आपके ए की बेटी है। ठीक है, नीचे की पीढ़ी है तो नीचे लिख दिए। एफ और डी के बीच में क्या संबंध है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा
ये हमारे, अगर F को ध्यान से देखिएगा तो F की माँ कौन है? B है, क्योंकि ये पति पत्नी है A और B। तो F की माँ कौन है? B है। अगर ये पति है तो ये पत्नी हुई, ये महिला हुई, B महिला है। तो F की माँ B है और B के पिता, ठीक। यानी कि अब आप अपने को यहाँ पे रख के देखिएगा, आप अपने को यहाँ पे रख के देखिएगा, तो आप हैं, आपकी मम्मी, आपके मम्मी यानी हमारी मम्मी के पापा हमारे नाना हुए। तो अर्थात यहाँ पे जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा ऑप्शन डी में भी है दादी पोता, लेकिन ये नहीं है, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी हम फिर 25 प्रश्नों के संकलन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।